एनसीआरबी के आंकड़े हैं। राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। धर्मांतरण तलवार के धार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक कारणों से हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। कि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एनसीआरबी का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https:// www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था जहरीली शराब से मरने वालों में। 1999 से 2000 और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा। 1999 में जनसंख्या क्या थी और 2024 में क्या था। ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान। और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया। अब चलिए आंकड़ों पर चलें कि शराबबंदी के बाद मौत क्या हुई और उसके पहले राबड़ी देवी जी का शासनकाल, सामाजिक न्याय का शासनकाल, नौकरी के बदले जमीन लो का शासनकाल, जेल से रह के सरकार चलाने का नारा, 456 लोगों की मौत हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुआ था। आज हम यही बता रहे हैं कि देखिए इनका, माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। 46 करोड़ 64 लाख लेके लोकसभा चुनाव लड़े, शराबबंदी लागू है, शराब कंपनियों से अगर डील हुआ था और अगर हमने गठबंधन तोड़ा तो ऐसे गुनाह करने वाले जो महिलाओं के साथ गुनाह करे, जो शराब कंपनियों से डील करे, कौन था वो डीलर, कौन था वो मध्यस्थ? तेजस्वी यादव इसका खुलासा करिए आप। क्यों आपको चंदा दिया एक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में? हम लोग भी राजनीतिक दल हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, लेकिन जिस राज्य के अंदर शराबबंदी प्रभावी हो, नीतीश कुमार जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री हो, इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री हो, आपने ये दुस्साहस कैसे किया? क्या आप में नैतिक मूल्यों की एकदम बिल्कुल नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया है? क्या आपके लिए शराबबंदी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या बेटियों की आवाज और चित्कार और चीख आपके राजनीति का श्रृंगार बने, यह आपकी आकांक्षा है? इसलिए तेजस्वी यादव जी को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए, अगल बगल से नहीं,
कि क्या शराब कंपनियों से आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया? अगर पैसा लिया तो यह गुनाह है। अगर यह गुनाह है तो इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल मेरा है कि राबड़ी देवी के शासनकाल में तो 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए, उसके मौत का गुनाहगार कौन? लालू जी, राबड़ी देवी या राजनीति के बारिश तेजस्वी यादव? तीसरा सवाल मेरा है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी है, सर्वदलीय संकल्प है, ह्यूमन चेन में हम लोगों ने भाग लिया है। जो लोग शराबबंदी को असफल बताते हैं, अब परोक्ष रूप से वो शराबबंदी खत्म किए जाने के पक्षधर हैं। अगर कलेजा में दम है तो हिम्मत करके बोलिए शराबबंदी खत्म करने के लिए। बिहार के आम आवाम आपका राजनीतिक पर इलाज कर देगी, लेकिन शराब कंपनियों से पैसा भी लीजिएगा और दुखद मौत हो जाएगी, उस पर राजनीति भी करिएगा। चूर-चूर और मुरमुर दोनों नहीं चलने वाला है तेजस्वी यादव जी। इसलिए अब तो आपका उम्मीदवार का सुनते हैं, जैसा वो बेउर जेल से वो ले गए थे बटैया उम्मीदवार कोडरमा, तो नॉमिनेशन में का तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा कोई उम्मीदवार बनाएगा ये लोग, तो एक बार तो नॉमिनेशन में गए, तो आप तो कम से कम आकर के इसे बतवा का जवाब दीजिए ना। सैलरी घोटाला 1, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आरोप लगा 2, अभी तो शुरुआत की है आरोप लगाने का। जितना राजनीति में महापाप हो रहा है, ऐसे तमाम चीजों का उद्भेदन करेंगे। चूंकि साध्य और साधन दोनों जरूरी है। शराब कंपनियों से पैसा लेने वाला कभी शराब नहीं। प्रशासन एक तो पहला ये सामाजिक जागरूकता के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर हर घर बिजली पहुंचाया तो हर पोल पर 18853 लिखा। मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं अगले बात पर। इसका 2 पहलू है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग और पुलिस प्रशासन, दोनों में से किसी को खबर किया जाएगा तो उसका दायित्व तो है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। जो पुलिस बल के लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। 1-2 नहीं कार्रवाई, सैकड़ों कार्रवाई हुई है। नौकरी से बर्खास्त हुए हैं लोग, और प्रशासन की यह जिम्मेवारी भी बनती है, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे दल के कार्यकर्ता की भी जिम्मेवारी बनती है। तो जो लोग शराबबंदी को विफल बताते हैं, क्या उन्होंने कभी यह अभियान चलाया कि हमने ह्यूमन चेन में भाग लिया था, हम इसके समर्थक हैं? तो हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें कि वो ऐसी कोई सूचना हो तो इसको सम्यक सूचना, जो संबद्ध नंबर लिखा हुआ है गांव गांव में नंबर लिखा, उस नंबर का टोल फ्री नंबर का कभी इस्तेमाल किया? या उत्पाद मद्य निषेध विभाग को आपने खबर किया, उसने कोई सूचना ग्रहण नहीं किया, इसको उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से हम कटघरे में होंगे। और ऐसे लोग अगर करेंगे तो उन पर कार्रवाई हम कर। अरे हर थाना में बजरंगबली का गदा है, तो त्रिशूलवा से भारी ना गदा होता है जी, हर थाना में है। और इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इस देश के अंदर में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसको स्मारित कर दीजिए, कहिएगा तो पृष्ठ संख्या भी बता देंगे। धर्मांतरण तलवार के धार पर नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक कारणों से हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है। रतन टाटा से बड़ा योगदान किसका था? रतन टाटा क्या थे? तो रतन टाटा क्या काम करने के लिए लोग हिंदू नहीं जाते थे? सनातनी इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं जाते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज खुला हुआ है किशनगंज में, तो वहां सनातन धर्म वाले नहीं पढ़ रहे हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं पढ़ रहे हैं। और हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि भाई अररिया में हिंदू रहेगा, कश्मीर के कुलगांव में मुसलमान रहेगा, लुधियाना में रहेगा
सिख तो हिंदुस्तानी कहां रहेगा भाई।